अब हम उसके आगे देखते हैं कि जो कोशिकीय संगठन में इनके भीतर आने वाले प्राणी को हम कितने भागों में बांट सकते हैं और किन किन आधार पे। तो मुख्यतः हम दो आधार पे हम किसी भी प्राणी को बांटते हैं। सबसे पहला होता है उनके शरीर में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या, और दूसरा होता है उनकी शारीरिक बनावट के आधार पे। सबसे पहले हम देखते हैं उनके शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के आधार पे। तो मैं एरो देके लिखेंगे। तो पहला हो जाएगा इसमें हम एक हो जाएगा एक कोशिकीय। इसमें टोटल दो चीज़ें आती हैं। ऐसे जीव जो एक कोशिका के बने हैं वो हो जाएंगे एक कोशिकीय, और जो एक से अधिक कोशिका के बने हैं वो कहलाएंगे बहुकोशिकीय। पहले को हम कहेंगे एक कोशिकीय, और दूसरा हो जाएगा हमारा बहुकोशिकीय। इसे हम मल्टी सेलुलर कहेंगे। ये मल्टी सेलुलर और ये यूनिसेलुलर। ओके, तो ये एक कोशिका के बने होते हैं, ये एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं। इनके नीचे हम लिख सकते हैं इनके बारे में। फिर इसका उदाहरण दोनों के उदाहरण हम लिख लेते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा जीवाणु, या फिर प्रोटोजोआ, या फिर कुछ कवक। एक चीज़, यहाँ विषाणु हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि विषाणु बस एक आनुवांशिक पदार्थ है जो किसी भी सजीव कोशिका के संपर्क में आने से उनका गुण बदल देता है और उसे अपने हिसाब से नियंत्रित करता है। लेकिन अगर यहाँ विषाणु लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये किसी न किसी कोशिका को संक्रमित किया गया है, इसलिए यहाँ पे हम विषाणु का प्रयोग किया। और इसके उदाहरण बड़े सामान्य से हैं, जैसे कि पौधे या पादप, जंतु आदि। इसमें कुछ कवक भी आते हैं। कवक दोनों में, कुछ कवक ऐसे होंगे जो एक कोशिकीय होंगे, कुछ कवक ऐसे हैं जो बहुकोशिकीय। तो कवक आप दोनों में लिख सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरा आधार है
तो पहला हो गया कोशिकाओं के उनके किसी भी प्राणी के शरीर में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या के आधार पे। दूसरा हो जाता है उनके कोशिका के अंग, जैसे ठीक। तो पहला हो गया कोशिकाओं की संख्या के आधार पे, और दूसरा हो जाएगा कोशिका में उपस्थित उनके भीतर के अंग, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, जो भी है। और दूसरा या फिर नहीं तो शरीर की उनके शारीरिक बनावट के आधार पे। यहाँ पे कोशिका अगर कोई भी ऐसे जीव है जो एक कोशिका का है, तो उसका शरीर भी एक कोशिका का ही होगा। उस एक कोशिका को भी हम शरीर ही कहेंगे। शरीर का मतलब है किसी भी क्रिया को संपूर्ण रूप से संपादित कर देना। तो कोशिकीय अंग या फिर शारीरिक के बनावट के आधार पे दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला आता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसे जीव जो सबसे पहले जिनके भीतर सबसे पहले जीवन पनपा है। जैसे कि अगर आपको पता हो, अगर आप 10th से पढ़ के आए हैं जीनेटिक्स, तो आपको पता होगा कि जो जीवन है वो शुरुआत हुई थी जल से। जल में भी एक राइबोन्यूक्लिक अम्ल के आधार पे। तो सबसे पहला जो प्रोकैरियोटिक, नाम से ही मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक मतलब प्राचीन, यानी कि सबसे पहली जीव, सबसे पहले जीव प्रोकैरियोटिक। फिर प्रोकैरियोटिक से ही कौन बना है? यूकैरियोटिक। तो इनके आधार पे हम लिखेंगे, पहला हो जाएगा ठीक। तो पहला हो जाएगा प्रोकैरियोटिक, दूसरा हो जाएगा यूकैरियोटिक। ठीक। अब कैसे पता करें कि और या फिर कैसे दोनों में अंतर पता करें? ये दोनों चीज़ जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कुछ बातें। कुछ चीज़ें ऐसी है जो प्रोकैरियोटिक में है, कुछ ऐसी है जो प्रोकैरियोटिक में नहीं है, तो यूकैरियोटिक में है। तो अब हम उन चीज़ों को लिखते हैं। देखिए, अब एक चीज़ हम सभी को पता है कि जो किसी भी कोशिका के सबसे बीचों बीच केंद्र में होता है केंद्रक, और केंद्रक के भीतर ही होता है अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक जीव होंगे, ऐसे जीवों में उनके केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली होती है, जो प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोटिक जीवों में होती है। जैसे इंसान या कोई भी पौधा, ये यूकैरियोट्स में आएंगे, प्रोकैरियोट में नहीं आएंगे। तो प्रोकैरियोट, पॉज करो तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो हम दोनों में अंतर हमें जब भी हम रुको। तो प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव, इन दोनों में क्या अंतर है और क्या नहीं है, इसके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे बेसिक अंतर होता है कि किसी भी यूकैरियोटिक जीव, जैसे कि इंसान हो गया, कोई भी जंतु, या फिर नहीं तो कोई पादप, ठीक है, पेड़ पौधे जो भी हैं, तो कुछ ऐसी कोशिका होती है जिनकी कोई भी कोशिकांग होगा, कोई भी होगा, चाहे वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर अंदर का जो केंद्रक है वो है। ऐसे जीवों में उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा झिल्ली नहीं होती है, मतलब उनकी कोशिका ढकी नहीं होती है, वो नग्न होती है। तो प्रोकैरियोटिक में जो भी कोशिकांग होगी या फिर इनमें उपस्थित केंद्रक है, वो क्या हो, उनके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं होगी। इसके विपरीत इसमें लिखेंगे, इनमें केंद्रक ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे,
अगला पॉइंट ये है कि इनमें जो डिवीजन है, जो विखंडन है, जनन है, वो काफ़ी तेज होता है, और इनमें जो विखंडन या फिर जनन है वो काफ़ी धीमी होती है। तो हम लिखेंगे अगला पॉइंट कि प्रोकैरियोट्स कोशिका की आकार जो है काफ़ी छोटी होती है, और यूकैरियोट्स कोशिका की आकार काफ़ी बड़ी होती है। अब जो कोशिका की आकार है, इसे मापने की एक इकाई है, उसे बोलते हैं म्यूमीटर या फिर माइक्रोमीटर। जैसे कि अगर हमें मीटर कहना है तो हम लिख देंगे 10, ठीक है। अगर हमें चाहिए मिलीमीटर तो हम दे देते हैं 10 पे पावर -3। अगर 10 पे पावर -6 होगा तो इसी को पढ़ते हैं हम माइक्रोमीटर या फिर म्यूमीटर। इसे हम इस संकेत से जानते हैं। जैसे जो ये कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोट कोशिका, ठीक है, तो इनकी जो कोशिका है उनकी आकार होगी 0.1 म्यूमीटर। जैसे कि कोरोना वायरस, वो इतना, उसे विफल करना मुश्किल इसलिए हो रहा था अधिकांशतः क्योंकि उसकी आकार काफ़ी छोटी थी, और ऐसा कोई भी एंजाइम साइंटिस्ट या वैज्ञानिक जो भी आपके वो नहीं बना पा रहे थे ताकि उसे निष्क्रिय कर सके, क्योंकि उनकी आकार, उन विषाणु की आकार काफ़ी छोटी थी। तो जो कोरोना वायरस था उसका आकार 0.1 म्यूमीटर था। और एक और जीव है उसे बोलते हैं PPLO, ठीक है, उसका साइज़ होता है 0.3 म्यूमीटर, ठीक। और इसके बनस्पत जो यूकैरियोटिक जीव है, ठीक है, इनकी कोशिकाओं की आकार काफ़ी बड़ी होती है, जैसे कि 0.9 इस तरह से, ठीक है। तो ये कोशिकाएं काफ़ी बड़ी होती है आकार में इसके बनस्पत, ठीक है, और ये इनकी बनस्पत छोटी होती है। अब जैसे हम उदाहरण लिख लेते हैं कुछ, जैसे कि इसमें हम लिख सकते हैं जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ आदि। कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो यूकैरियोट्स भी होते हैं, और यहाँ पे हमने कवक नहीं लिखा क्योंकि कवक दोनों में आता है। जैसे कि कुछ कवक ऐसे होते हैं जो यूकैरियोट्स होते हैं, कुछ कवक ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जो एक कोशिकीय है, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं कवक जो बहुकोशिकीय भी होते हैं, जैसे कि फफूंद। इसमें हम लिख सकते हैं पौधे, जंतु, कवक आदि। यहाँ पे कुछ ही प्रोटोजोआ इसके भीतर अंतर्गत आएंगे। सभी प्रोटोजोआ प्रोकैरियोट्स नहीं होते हैं। जो निम्न स्तरीय प्रोटोजोआ है सिर्फ केवल वही इसमें आते हैं, ठीक है। तो आप इसे उतारें। तो अब कोशिकीय संगठन के बाद हम शुरू करेंगे गति या फिर चलन, यानी मूवमेंट या फिर लोकोमोशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि मूवमेंट क्या है, यानी गति क्या है, और चालन क्या है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मूवमेंट या फिर गति।
देखिए, जैसे हम लिख रहे हैं तो हमारा हाथ एक गति में है, ठीक है। चालन का मतलब होता है कि किसी भी प्राणी के शरीर या किसी भी वस्तु के स्थान, अवस्था, स्थिति तीनों में बदला हुआ है, ठीक है। एटलीस्ट उसकी स्थिति या फिर उसका जो स्थान है उसमें बदला हुआ है। जैसे अभी हम खड़े हैं, तो जब मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पे मेरा जो भी हाथ है वो हिल रहा है, या फिर जो हम लोग बोल रहे हैं हाथ हिल रहा है, आँख हिल रहा है, तो ये सब क्या, ये सब एक शारीरिक गति है, ठीक है। तो गति का परिभाषा हम लिखेंगे शरीर की अवस्था या फिर स्थिति में बदलाव आना। हम इसे लिख सकते हैं चेंज स्टेट पोस्चर देखिए, लिविंग बॉडी क्यों, क्योंकि हम लोग जीव जगत के बारे में पढ़ रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए तो इसका परिभाषा हम लिखेंगे बदलाव आना। जैसे कि बैठना, ओके, बोलना, हाथ हिलाना आदि, ओके। अब हम लिखते हैं लोकोमोशन यानी कि चालन। चालन क्या, तो चालन है किसी भी सजीव या फिर किसी भी जैविक शरीर के स्थान में बदलाव आना। ओके, तो किसी भी जो सजीव है उसके शरीर के स्थान में बदलाव आना क्या कहलाएगा, चालन। लेकिन उसकी अवस्था जैसे कि बैठना, उठना, बोलना, हाथ हिलाना, हाथ चलाना, ये सब क्या हो गया, ये सब एक शारीरिक गति है, सिर्फ एक शारीरिक गति है। तो इसका उदाहरण हम लिखेंगे, जैसे सबसे बेहतर उदाहरण हो सकता है चलना, दौड़ना, ओके, कूदना, इसे याद रखने का एक और तरीका, ऐसा कोई भी गति जिसमें हम अपने पैरों का प्रयोग करते हैं वो कहलाएगा चालन, और जिसमें नहीं करते हैं वो कहलाएगा गति, ठीक है। एक चीज़ नोट करके हम लिखेंगे, देखिए कोई भी चालन हो, यहाँ से यहाँ चलना, पीछे आना, ये एक गति है, ठीक है। ये एक गति है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, स्थान में बदलाव हो रहा है, अवस्था में, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक हमने क्या किया, अपने स्थान में बदलाव किया। तो जब हमने स्थान में बदलाव किया तो हमारे पैर की स्थिति में भी बदलाव आया, एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया। तो जब भी स्थिति, आकार, अवस्था में बदलाव आया तो वो क्या कहलाएगा, गति। तो हर एक चालन, प्रत्येक चालन गति है, लेकिन
कोई भी गति चालन नहीं कहलाएगी। प्रत्येक चालन एक गति है, ठीक है, लेकिन कोई भी गति चालन नहीं है। तो इसे हम लिख लेते हैं। इसे आप इंग्लिश में भी हम लिख ही लेते हैं जब इतना लिख रहे हैं। कहते हैं कि एवरी तो प्रत्येक चालन एक गति है, परंतु प्रत्येक गति एक चालन नहीं है। ओके, तो इसे आप लिखिए। तो अब हम हमें पढ़ना है कि गति या फिर चालन की महत्वता या फिर ज़रूरत क्या है, या फिर क्यों है, हमें गति या चालन करना क्यों ज़रूरी है हमारे दैनिक जीवन में या फिर हमारे शारीरिक क्रियाओं में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ हो सकती है, जो सबसे अलग उदाहरण हमें पढ़ना है, ठीक है। पहला है पौधे, दूसरा है जंतु, ठीक है। ये चीज़ तो हम सभी अपने दैनिक जीवन में देख ही सकते हैं कि जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनमें गति होती है। गति का मतलब है पत्तों का हिलना, शाखाओं का हिलना, फल का टूटना, फूल का खिलना, ये सब क्या है, एक गति है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्थान का परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि जो टहनी हिल रही है वो टूट के तना से जुड़ जाती है, फिर जो फल है वो टहनी से टूट के तना में आ रहा है, फिर जड़ के अंदर चला जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे हम चाहे तो यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, घर से बाजार, बाजार से घर, लेकिन पौधा ऐसा नहीं कर सकता है। तो पौधों में क्या है कि केवल और केवल गति होती है, चालन नहीं है। लेकिन जंतुओं में क्या है, गति और चालन दोनों होती है, ठीक है। तो लेकिन ज़रूरत क्यों है हमें, सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि गति या फिर चालन की ज़रूरत क्यों है किसी भी जीव को। तो ज़रूरत इसलिए है, सबसे पहला हो जाएगा भोजन की खोज। पॉज करो तो। ठीक है, आदि ठीक है। यहाँ पे और भी चीज़ें हो सकती है कि जो पौधे हैं वो गति करती है खनिज के लिए, जल के लिए, लवण के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण उनके लिए जो पोषक तत्व है, जो इन सब चीज़ों के लिए। तो जंतुओं में भी कुछ अलग नहीं होगा, ये भी भोजन की खोज। एक चीज़ अलग हो सकता है, पौधे जब चालन नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये नई नई चीज़ों को अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जंतु है वो एक जगह से दूसरे जगह जाकर जो भी नई चीज़ है उसे महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, रोमांच, इन सब चीज़ों। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनुभव। ठीक है, एक चीज़।
तो जो पौधे हैं वो केवल गति करते हैं, चालन नहीं करते हैं, लेकिन जो जंतु है वो चालन और गति दोनों करते हैं। ठीक है, तो ये चालन और गति की महत्वता क्या है? सिर्फ सबसे बेसिक, सबसे मूलतम बात यही है कि भोजन की खोज के लिए, प्रजनन के लिए, प्रकाश के लिए, जल के लिए, लवण के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। बस जंतु क्या है कि वो चालन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नए बस एक चीज़ और हम जोड़ सकते हैं कि अनुभव के लिए, ठीक है, रोमांच के लिए, नई नई जगहों पे घूमने के लिए, वहाँ की जो भी सौंदर्य है उसको देखने के लिए। तो बस यहाँ पे चालन का एक अंतर है, बाकी सारा सब कुछ सेम है। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे उपापचयन। तो लिखिए इसे।